हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, डीजल मैकेनिक और जितने भी मैकेनिकल ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेकर आए हुए हैं। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हाल ही में जो लखनऊ मेट्रो या उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, मेंटेनर की पोस्ट के लिए कौन कौन से जो हैं क्वेश्चन सुटेबल होंगे, या फिर इस वीडियो में हम इसरो, डीएमआरसी, डीआरडीओ, बीएचईएल, सेल और जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर लगातार आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ फर्स्ट है हमारी। इसी प्रकार सीरीज़ के फॉर्म में हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रदान करेंगे और आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर पाएंगे ये सारी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टेक्निकल से जो है इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है कि द ट्रेड एंड सेफ्टी से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा के महत्व से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइटिस, यानी आपको पूछा गया है कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। अगर आपको सांप काट लेता है तो आप फर्स्ट एड आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। और यह क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसरो टेक्नीशियन प्लम्बर ट्रेड वालों के लिए 27 नवंबर 2016 को पूछा गया था, यानी ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, घाव पर पानी डालिए, या घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, या फिर घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना, या फिर रब द वाउंड या घाव को रगड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगर आपको सांप काट लेता है तो आपके लिए प्रथम चिकित्सा क्या है। यह आपका एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी होगा, और यहाँ पर आपको टेक्निकल में जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से क्वेश्चन पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि घाव पर आप पहले कपड़ा बांध लीजिए और फिर खून को बाहर आने देने के लिए जो है घाव को काटना। तो यहाँ पर आपको पहले कपड़ा बांध लेना है और वहाँ पर खून को बाहर आने देने के लिए घाव को थोड़ा काट लेना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की भी बात करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्यों। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहले सांप कटे हुए स्थान के ऊपर किसी रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए, फिर खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए, यानी खून को बाहर निकालना आपका मुख्य पर्पस होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक मरीज है मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से नहीं कर पा रहा है तो प्राथमिक उपचार के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बीएचईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैदराबाद फिटर ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था 2014 में, यानी 2014 में बीएचईएल में आया क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, या टूटी हड्डियों को देखें, या शरीर को कंबल से गर्म रखें, या नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही नहीं करता है तो प्राथमिक उपचार को तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढ लेनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सिर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आपका जो हेड है उसकी सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपको ऑप्शंस में बोला गया है हार्ड हैट्स, हेलमेट्स, कैप्स, या उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिर की सुरक्षा के लिए आप जो है क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी यानी हार्ड हैट्स और हेलमेट्स। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए आप सर की सुरक्षा के लिए या सिर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हेलमेट्स का इस्तेमाल करते हैं और हार्ड हैट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इससे पैरों की सुरक्षा के लिए आप क्या पहनते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए हवाई चप्पल या कैनवास शू या लेदर शू या उपरोक्त सभी। तो आप पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर शू पहनते हैं, यानी पैरों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय लेदर के शूज पहनना चाहिए, जिससे पैरों से चुभने से बचाता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आंखों की सुरक्षा के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आपके बेसिक हैं, क्वेश्चन आपके सिंपल हैं, लेकिन यहाँ किस किस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। यहाँ पर देखिए आरआरबी गोरखपुर एएलपी में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि आप पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं। आँखों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं, ये क्वेश्चन आपको इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर में 2015 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आने चाहिए। और सारे आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं, उनमें हम सारे क्वेश्चंस आपको कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आँखों की सुरक्षा के लिए आप क्या पहनते हैं। तो आँखों की सुरक्षा के लिए आप गॉगल्स भी पहनते हैं, ग्लासेस भी पहनते हैं और फेस शील्ड्स भी पहनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि आँखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय गॉगल्स, ग्लासेस और फेस शील्ड्स का पहनना चाहिए, जिससे आँख सुरक्षित रहती है। ठीक है, फेस शील्ड पहननी चाहिए, जिससे आपकी जो आंखें हैं वो भी सुरक्षित रहती हैं। यानी 5वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ लिया गया है 6वें नंबर क्वेश्चन में कि शरीर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुआ मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, तो आगे एग्जाम में सिलेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए आपको इनको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो आपका है कि शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल्स, ग्लव्स या एप्रॉन सारे आप यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा आप किसका इस्तेमाल करते हैं। आपको HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिटर में 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा क्या करना चाहिए। व्हील के आगे खड़े हों या व्हील के साइड में खड़े हों या गॉगल्स पहने या उपरोक्त A या C दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्हील के साइड में खड़े हों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्यस्थल पर ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए, क्योंकि व्हील से निकली चिंगारियां आपको हानि पहुंचा सकती हैं और आंख में चश्मा जरूर पहनना चाहिए। तो आपको HAL में जो सिलेक्ट हुआ था क्वेश्चन, वो आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी के बारे में। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक, यानी इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है UPRVNL टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर ट्रेड के लिए। ये क्वेश्चन 22/9/2015 को पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। आधारभूत जानकारियां, दिशात्मक विवरण, सामान्य दोष या फिर कारखाना कानून। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि एक हस्त पुस्तिका में कारखाना कानून सन्निहित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेंगे। यहाँ पर इससे पहले आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। कारखाना हस्त पुस्तिका में आधारभूत जानकारियाँ, दिशात्मक विवरण और सामान्य दोष दिया होता है और कारखाना कानून नहीं दिया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट। ये भी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट किया हुआ है UPRVNL टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर ट्रेड के लिए। तो आपके फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा अदर ट्रेड वालों के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टाइप्स ऑफ फायर की बात की गई है और ईंधन की बात की गई है। ठीक है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दिया गया है। आपको बताना है कि आप जो है मेल करिए। तो यहाँ पर
सुमेलन करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्लास ए फायर, इसके जस्ट सामने गैस एंड लिक्विफाइड गैस, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो यहाँ पर जो है आपको इसका मिलान करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर में कहा गया है कि A2 V4 C1 D3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा A2413 हो जाएगा, है ना। यानी आपको बोला गया है कि 2413 यानी क्लास ए की जो आग लगती है वो लकड़ी से लगती है, जबकि क्लास बी की जो आग लगती है गैस व द्रवीकृत गैस से लगती है। क्लास सी की जो आग लगती है वो किससे लगती है, फ्लेमेबल लिक्विड से लगती है। और क्लास डी की जो आग होती है वो मेटल से लगती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो में इस क्वेश्चंस में हमने ये जाना कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी की फायर कैसे लगती है और उनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केजेस अ हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। यूपीआरवीएनएल टेक्नीशियन फिटर ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन 2015 में सिलेक्ट हुआ था और इसके ऑप्शंस हम देखेंगे 10 से 20 मिली एम्पेयर, 50 से 100 मिली एम्पेयर, 100 से 110 मिली एम्पेयर या 20 से 50 मिली एम्पेयर। तो विद्युत धारा की वह परिसीमा जो इस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं 10 से 20 मिली एम्पेयर। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है वह 10 से 20 मिली एम्पेयर होती है। ठीक है, 10 से 20 मिली एम्पेयर में डेथ हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 23 विच मशीन इज़ नॉट अ डेंजरस मशीन। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था यूपीआरवीएनएल ट्रेड ग्रेड सेकंड फिटर ट्रेड के लिए। ये भी 2015 में पूरा क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट हुए क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस है वृत्ताकार आरी, धातु व्यवसायों में प्रयुक्त मिलिंग मशीन या द्रव चालित दाबक के अतिरिक्त अन्य शक्ति दाबक या फिर ग्राइंडिंग मशीन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ग्राइंडिंग मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डेजिग्नेटेड बाय FG 200 मीन्स दैट द। आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं LMRC में ये क्वेश्चन यानी लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन मेंटेनर की पोस्ट के लिए फिटर ट्रेड से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको ईजी नहीं मिलते या ऐसी जगह जो है प्रिंट नहीं होते, आसानी से उपलब्ध नहीं होते, इसलिए आपका स्कोर जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता। अगर आप एग्ज़ाम की वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे वीडियोस को वॉच करते रहिए, हमसे कनेक्टेड रहिए, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए इस क्वेश्चंस को हम जानेंगे कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ क्या होता है। तो लखनऊ मेट्रो में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बन कंटेंट इज 2% यानी 2% कार्बन का अंश, या फिर वाइट कास्ट आयरन जिसकी BHN संख्या 200 हो, या फिर कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्चतम संपीड़क समर्थक 200 न्यूटन प्रति mm² हो, या फिर ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन प्रति mm² है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ ग्रे कास्ट आयरन की जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन प्रति MM² है। यानी आपको न्यूटन जो है MM² क्या है, तनन सामर्थ्य है जिसकी वैल्यू 200 है। तो यहाँ पर आपको
जो है करेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि Fg200 का अर्थ उसकी तनन सामर्थ्य से होता है, न्यूनतम तनन सामर्थ्य से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी हमने LMRC में आए हुए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि टाइप ऑफ फ्यूल और फायर ऑफ क्लास ए टाइप, यानी क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए क्या ईंधन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन भी इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर पोस्ट के लिए 2016 में सिलेक्ट किया गया था। तो कारपेंटर की पोस्ट के लिए हो या किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी ट्रेड के लिए क्वेश्चन हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन तो सिलेक्टेड होता है, यानी वो इम्पॉर्टेंट होता है और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन कौन सा है, गैस एंड लिक्विफाइड गैस या फिर फ्लेमेबल लिक्विड एंड इनइक्विटेबल सॉलिड्स, या फिर अगला ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिया गया है, वुड क्लॉथ पेपर या फिर फास्ट फायर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मेटल्स फायर, या विद्युतीय उपकरणों में अग्नि और धातु अग्नि। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, आग के लिए ईंधन का चयन निम्न प्रकार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट से ज़रूर क्लियर कर लेना है। आपको ABCD किसी भी प्रकार की आग या जो है आग से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर क्लास ए टाइप की अगर हम बात करते हैं तो कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक आदि आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम क्लास ए टाइप की फायर की बात कर रहे हैं तो वहाँ कागज़, लकड़ी और प्लास्टिक ही आएगा। अगर हम बात करें क्लास बी के फायर टाइप की तो क्लास बी में तेल, पेट्रोल, तेल आदि होते हैं। ठीक है, तेल, पेट्रोल, तेल। अब बात करते हैं क्लास सी की, यानी टाइप सी में प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, यानी यहाँ पर गैस के रूप में, ज्वलनशील गैस के रूप में यहाँ पर क्लास सी फायर जो है होती है। अगला क्लास डी अगर है तो धातुओं में टाइप एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और बिजली की आग आदि। मेटेलिक अगर हम यहाँ पर बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में, है ना, तो आपको ABCD डिफरेंट टाइप की जो फायर्स हैं उनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने जाना, और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए फायर, यानी क्लास ए की अग्नि शामकों के प्रकार आपको बताना है। वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर या फॉर्म और ड्राई पाउडर और CO2, या फिर स्पेशल पाउडर, या फिर हैलोन कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एंड वेपोराइजिंग लिक्विड CTC जिसे कहते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्लास ए के लिए अग्निशामकों के रूप में जल पूरित शामक का प्रयोग किया जाता है, यानी जल पूरित यानी उसमें वाटर भरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपको नोएडा मेट्रो में मेंटेनर की पोस्ट के लिए और फिटर ट्रेड से पूछा गया है। यानी अगर आप फिटर ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं और मेट्रो रेल या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, और इसमें आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अत्यधिक गर्म संपर्क में ना आए, या अत्यधिक खतरनाक या सख्ती से निषिद्ध क्षेत्र, या गर्म स्पर्श ना करें। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में अत्यधिक खतरनाक सूचना पट्ट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्मुक्ति ऊष्मा का मापन खालिस्तान की सहायता से किया जाता है। हीट एनर्जी यहाँ पर बोला गया है, तो हीट एनर्जी को आप कैसे मेज़र करते हैं, एनर्जी मीटर से, या थर्मोमीटर से, या कैलोरीमीटर से, या एनीमोमीटर से। तो आपको निमुक्ति ऊष्मा का अगर मापन करना हो तो आप कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर सी अगर हम बात करें करेक्ट होगा कि क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर से आप ऊष्मा का मापन करते हैं। तो यहाँ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में ये भी जानेंगे कि इन जो विकल्प दिए गए हैं उनका इस्तेमाल किस किस की
मेजरिंग के लिए किया जाता है। ओके, चलिए, तो अब इसका जो है एनर्जी मीटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा मापन आ जाएगा, तापमान मापन की बात करें तो थर्मोमीटर आ जाएगा, कैलोरी मीटर की बात करें तो ऊष्मा ऊर्जा मान आ जाएगा और एनीमोमीटर की बात करें तो वायु वेग मापन आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द हीट एनर्जी रिलीज्ड इज मेजर विथ द हेल्प ऑफ, निम्नलिखित ऊष्मा का मापन आप किसकी सहायता से करते हैं। ये क्वेश्चन आपको इसरो डीजल मैकेनिक 27 नवंबर 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो एनर्जी मीटर का इस्तेमाल आप विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए करते हैं, थर्मोमीटर का तापमान मापने के लिए, कैलोरी मीटर का ऊष्मा ऊर्जा मान मापने के लिए और एनीमोमीटर का वायु वेग मापन के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि कैलोरी मीटर का इस्तेमाल आप ऊष्मा ऊर्जा मान को मेजर करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू, क्लास ए अग्नि में अग्नि का क्या कारण है बताइए। वुड है, ऑयल है या ट्रांसफार्मर है या केमिकल है, क्या है। तो क्लास ए की में जो है क्या होता है, वुड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने जैसा कि आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि लकड़ी कागज पत्ते से क्लास ए की आग लगती है। क्लास बी की आग की अगर हम बात करें तो ज्वलनशील तरल पदार्थ तेल, पेट्रोल, डीजल से लगते हैं। क्लास सी की अगर हम बात करें तो प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि आते हैं। अगर हम क्लास डी की बात करें तो मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु की ज्वाला तथा बिजली की आग आती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इट इज़ अ पीरियड ऑफ 7 days बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन, यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन है, संडे, मंडे, सैटरडे और फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मंडे। ये क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं HAL फिटर 2015 में सिलेक्ट हुआ है, यानी HAL ने ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में फिटर पोस्ट के लिए। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो सोमवार की मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है, यानी रविवार वीक ऑफ होता है। जैसा ही आपका सोमवार आता है, फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे होता है और उसकी मध्यरात्रि से आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एक्सीडेंट कंट्रोल, निम्न में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक हैं। अब बताइए, ये क्वेश्चन आरआरबी पटना और ALP, आरआरबी पटना ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट में 11 नवंबर 2001 को पूछा गया था। ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड यानी स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर अलग अलग आपको दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल हजार्ड एंड केसेस एक्सीडेंट, निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे और दुर्घटना के कारण बनते हैं। नोटिस एंड वाइब्रेशन, शोर और कंपन, यहाँ पर नॉइजेज लिखा है, नॉइजेज एंड वाइब्रेशंस, पुअर लाइटिंग एंड पुअर वेंटिलेशन या हीट एंड ह्यूमिडिटी या ऑल ऑफ दीज, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज की जो निम्नलिखित में से सभी विकल्प जो होते हैं औद्योगिक खतरे और दुर्घटना के कारण बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, शोर व कंपन, खराब लाइट और खराब वायु आवागमन और ऊष्मा और आर्द्रता, ये सभी जो हैं औद्योगिक दुर्घटना के कारण बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे गए हैं। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और बेस्ट स्टडी मटेरियल लेकर आते रहेंगे और आप अपना स्कोर अच्छा करेंगे और आप अपने ज़िंदगी में सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।